नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ प्रतिदिन। मैं हूं आपके साथ अनुज ठाकुर। अभी हमारा कारवां नगर से होते हुए, शहरों से होते हुए ग्राम की ओर आगे बढ़ा है। अभी हम मौजूद हैं बेगूसराय के बलिया प्रखंड में। अभी हम हमारे साथ यहाँ एक मुखिया जी जुड़ चुके हैं। अभी हमने देखा कि एक ग्राम पंचायत का कार्यालय था और यहाँ पर कम्बल वितरण किए जा रहे हैं। तो हमने जानने की कोशिश की आखिर यह पंचायत है क्या, यहाँ की कार्यशैली क्या है, यहाँ क्या सब होता है। तो आइए हमारे साथ जो मुखिया जी जुड़े हुए हैं, हम उनसे सीधे बात करते हैं और चर्चा करते हैं इस गांव पर, इस पंचायत पर। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी हमारे पंचायत में बहुत बहुत स्वागत है। आप बिहार न्यूज़ प्रतिदिन से हैं और मेरी खुशनसीबी है कि आप हमारे पंचायत में आए हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ। सर, सबसे पहले हम आपका परिचय चाहेंगे कि आप अपना नाम और अपने पंचायत के बारे में कुछ बताएं कि क्या सब रहा है इस पंचायत में और क्या सब आपका कार्यकाल रहा है। अब तो कार्यकाल अवसान की तरफ है और मेरा नाम रमाकांत यादव है और मैं फतेहपुर पंचायत का मुखिया हूँ। फतेहपुर पंचायत में दो गाँव हैं, एक फतेहपुर और एक सदानंदपुर। मैं सदानंदपुर से बिलोंग करता हूँ और 2016 में जो पंचायती राज में चुनाव हुआ उसमें मुझे यहाँ की सम्मानित जनता ने चुना है और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने अपने काम को बखूबी निभाया। तो रिजल्ट जनता के हाथ में है वैसे, लेकिन मुझे इस बात की दिली खुशी है कि मैंने सामाजिक समरसता को कायम रखते हुए 5 साल चलाया। आपने जो 5 साल का कार्य यहाँ पर देखा और आपने 5 साल में अपने लोगों से बहुत ही करीबी तरीके से देखा, सदानंदपुर की जनता को, यहाँ के मतदाताओं को, तो क्या सब लगा, कैसा अनुभव रहा यह 5 साल का आपका। मैं किसी भी मंच पर जब भी मुझे बोलने का मौका मिलता है या किसी भी पटल पर, तो मैं इस बात को जरूर बोलता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से भी बोलना चाहता हूँ कि जो आज की राजनीति है वो खास करके पंचायत चुनाव में भी दलगत, पार्टीगत, जाति वगैरह वगैरह से प्रभावित रहती है काफ़ी। लेकिन मैं बहुत अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मेरे यहाँ जात पात से उठकर, धर्म से उठकर, पार्टी से उठकर लोगों ने हमको चुना जी। और जैसा कि अगर आप, मैं बताना चाहूँगा कि भूमिहार बाहुल्य गाँव है मेरा जी। उसके बाद भी हमारा चयन है जी, क्योंकि हमारे जात की संख्या कम है, उसमें उम्मीदवार ज़्यादा होते हैं। तो इस बात का द्योतक है कि यहाँ जात पात से उठ के चुना गया और मैं उस सम्मानित जनता को आपके चैनल के माध्यम से फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा। सर, देखा जाता है कि राज्य सरकार की बहुत सारी लाभकारी योजनाएं आई, जिसमें से एक गांव के स्तर से हम देखें, लोगों का कहना है कि गांव में जो लोग कहते हैं कि मुखिया जी के हाथ में ही सब कुछ होता है। आपको क्या लगता है कि राज्य सरकार की जो लाभकारी योजनाएं हैं वो आप एक मुखिया के पद पर होते हुए कितना दे पाए हैं वो आप अपने जनता को। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया और एक मुखिया होने से पहले हमको भी ऐसा लगता है कि मैं इस क्षेत्र में आऊँगा तो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, इस धारा को बदल दूँगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो सिस्टम है ना, कहने को तो जनता में ये बात ज़रूर है कि मुखिया जी के हाथ में बहुत सब कुछ होता है, लेकिन जो रियल पंचायती राज होना चाहिए वो हमको नहीं लगता अभी तक फलीभूत हुआ है, क्योंकि आपके हाथ में बहुत कुछ नहीं होता है। सिस्टम पहले से फिक्स होता है, कैसे क्या, कुछ पैसे भी आते हैं फंडिंग के नाम पर, उसके साथ गाइडलाइन होते हैं कि आपको इसी दिशा निर्देश के अनुसार काम करना होता है, चाहे जो भी कुछ भी हो। अगर हम वो पैसा उसमें नहीं खर्च कर पाएंगे, नहीं तो वो गबन के मामले में आ जाएंगे हम। जैसे कि 2-3 लाभकारी योजना है जो चलता है यहाँ गाँव में, उसमें लेकिन मुखिया कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि अभी प्रधानमंत्री आवास योजना नाम हो गया इसका, ये पहले से फिक्स होता है, ऑनलाइन था। अच्छा, ये इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये पहले से फिक्स होता है कि अमुक के बाद अमुक, अमुक के बाद अमुक। अब सपोज कीजिए अगर किसी अमीर आदमी का नाम उसमें है और उसके ठीक बगल में एक खुले आसमान के नीचे रहने वाले लोग हैं, उनका नाम उसमें नहीं है, तो हम चाह के भी उसको नहीं दिलवा सकते हैं।
चाह के वीडियो साहब नहीं कुछ उसमें मदद कर पाए। सर पहल तो हो सकती है, लेकिन ये पहल मैंने किया या और प्रतिनिधि लोग करते हैं कि ये गलत है। हमको पता होता है, हम इस गांव के प्रतिनिधि होते हैं, हमको पता होता है कि कौन गरीब है, कौन लेने लायक है, कौन लेने लायक नहीं है। एक पहले से फिक्स आपको दे दिया जाता है डेटा कि आपको इसी अनुसार करना है। तो बहुत कुछ ये मैंने आपका जो सवाल था उसमें एक छटपटाहट सी होती है कि आप एक राशन कार्ड नहीं दे सकते हो, आप एक किसी गरीब को एक मकान नहीं दे सकते हो अपने अनुशंसा से, क्योंकि आपके हाथ में है। सर आप बोल रहे हैं कि पहले से वो डाटा रहती है आपका, लेकिन ये पहले से जो डाटा सरकार के पास मुहैया कराते हैं वो भी तो जनप्रतिनिधि ही होते हैं। तो आपको नहीं, क्या नहीं, लगता नहीं, है? नहीं, ये जो डाटा है ना, मैं बताना चाहूंगा आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार उठता था। हमारा जो हाउस होता है, पंचायत समिति की बैठक में हम लोग बैठते हैं, तो उसमें जो हमारा हाउस होता है कि इसमें इस तरह की बातें मैं रखता हूँ या मेरे द्वारा और जनप्रतिनिधि के द्वारा रखा जाता है। तो उसमें ये बात था कि सरकार के द्वारा कराया हुआ एक सर्वे था, SECC इसको बोलते थे, कि उसके माध्यम से आप सुने होंगे टैब लेके घर 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 एक प्राइवेट एजेंसी के द्वारा सरकार ने करवाया 2016 से पहले, वही डेटा है। तो इस डेटा पर जब सवाल उठाया गया तो उधर से जवाब आया सरकारी प्रतिनिधि सरकारी अधिकारियों का कि ये डाटा को सरकार ने सबसे सुंदर डेटा माना है, क्योंकि लोगों को अपने द्वारा दिया हुआ डेटा है, उनके घर पर जाकर हमने लिया, हमारे कर्मी ने लिया है, इसलिए इस डेटा को ही हम मानेंगे, आपकी बात को नहीं मानेंगे। ये इस आधार पर वो डेटा हुआ था, उसी पर आपका राशन कार्ड वगैरह और ये जो सूची बनी ये। हालांकि इसमें फिर फेरबदल हो रहा है, फेरबदल तो नहीं लेकिन उसमें कुछ नाम जोड़ा गया। उसमें भी मजबूरी ये है कि पोर्टल खुलता है, कब खुलता है, ऑनलाइन सर्वे होता है, माने पूरा जियो टैग होता है, उसके बाद आप जोड़ पाएंगे, और समय बहुत कम रहता है। एक मात्र कर्मचारी होता है, 2-2 गांव पंचायत उसको ड्यूटी दिया जाता है, जिसको आवास सहायक बोलते हैं, उसी के माध्यम से होता है। तो परेशानी तो है सर, जैसा कि हालांकि इस बात की शिकायत हम लोगों को झेलनी पड़ती है, क्योंकि जनता तो ये समझती है कि मुखिया जी अमुक को नहीं दिए, अमुक को दिए, जबकि ऐसा होता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा सम्मानित जनता को कि बहुत कुछ मुखिया के हाथ में नहीं। सर अभी कुछ लोगों का कहना है जैसे कि शहरों की अपेक्षा गांव में आशियाने यानी आवास की लेकर बहुत शिकायतें रहती है कि गांव में अभी तक उस वृहत मात्रा में आवास नहीं मिल पाया है, और गवर्नमेंट की योजनाएं जो है तो उन तक नहीं पहुंच पाती है। इस पर कहाँ कुछ कमी रह जाती है सरकार या मैं इसको थोड़ा ठीक करना चाहूँगा। संयोग से इस बार 2019-20 और 20-21 में ये शिकायत जनता की दूर हुई है। काफ़ी संख्या में केंद्र सरकार के द्वारा घर का आवंटन हुआ। अब हम समझ लीजिए 450 घर मेरे पंचायत में बन चुका जी, जबकि इससे पहले कभी इतना घर नहीं होता था। और अनियमितता की बात जहां तक आपने किया, उसमें तो एक टोटल विंग अलग है उसके माने आवास योजना में एक पूरा सिस्टम अलग कर दिया गया है, जिसमें एक आवास सहायक निचले स्तर पर, ऊपर BDO, उसके ऊपर DDC, ये सब चैनल बना हुआ है कि कैसे क्या। अब पहले से फिक्स है कि इस आदमी को, इस आदमी को। अनियमितता की बात आती है तो कहीं ना कहीं हमारी जनता भी, क्योंकि आप आवास लेने के लिए माने आपका जो क्राइटेरिया है आप उसको फिल करेंगे तभी ना मिलेगा, लेकिन कुछ न कुछ कमी रहती है। जैसे बहुत लोगों के पास छत का मकान पहले से, जबकि पहला पॉइंट है कि अगर छत का मकान है तो आपको नहीं मिलेगा। अनियमितता कहाँ से शुरू होती है देख लिया। मान लीजिए किसी के पास छत के ऊपर उन्होंने अपना आवास बनाया, जो सरकार के द्वारा लाभ मिला, उसका वो रूम उन्होंने छत के ऊपर बनाया, जो कि गलत है। तो कहीं न कहीं यही सब कारण है कि थोड़ा बहुत जो आवास सहायक होते हैं, जो भी कर्मी होते हैं, उनके द्वारा ये कहा जाता है या डर दिखाया जाता है कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो आपका आवास नहीं मिलेगा, क्योंकि आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे। तो कहीं न कहीं वहीं से जन्म होता है इस चीज का। और कहीं न कहीं मुखिया लोग बदनाम होते हैं, लोगों को लगता है, लोग अपना काम करा लेते हैं, उसके बाद आते हैं कि भाई ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ। पहले नहीं बोलते हैं, या उसको डरा दिया जाता है कि मुखिया जी को बोलिएगा तो आपको आवास नहीं मिलेगा। इस तरह से किया जाता है। सर अगर गांव की अगर बात की जाए स्वास्थ्य की, तो क्या लगता है आपके पंचायत में कितने स्वास्थ्य केंद्र हैं और सुचारू रूप से काम कर रहे हैं? मेरे पंचायत में एक स्वास्थ्य उप केंद्र है, जो अभी आप देखें कि मेरे इसी कैंपस में अवस्थित है। और
तो अभी देखिए इसमें क्या है कि मुख्य रूप से टीकाकरण बच्चों का होना होता है और प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र पर एएनएम आती है, उसका एक दिन बंधा होता है वीकली या मंथली, तो वो वहाँ के बच्चे वहीं मतलब उनको लाभ मिल जाता है। और एक सप्ताह में एक दिन ऐसा होता है जहाँ हो सकता है जो छूटे हुए बच्चे हैं तो उनके लिए उपकेंद्र खुलता है सप्ताह में एक दिन। वैसे लोग यहाँ आते हैं, यहाँ एएनएम आती है, आशा बहू आती हैं, और अगर कोई लाभुक छूट गया है सुई वगैरह से तो यहाँ के सबको पता है। पर स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति जैसा यहाँ डॉक्टर की ये नहीं, और स्वास्थ्य केंद्र की भी स्थिति बहुत जर्जर बनी हुई है। उसके पीछे तो विभाग को मैंने कई बार लिखा है कि भाई कम से कम यहाँ एक आयुष डॉक्टर की बहाली करें, तो विभाग रोना रोता है कि हमारे पास हैंड में नहीं, हमारे पास डॉक्टर नहीं। वैसे मेरा जो काम होता है कि मैंने आवेदन इसके लिए दिया तो, लेकिन कार्रवाई और उस पर उचित मार्गदर्शन तो उसी डिपार्टमेंट के द्वारा आना होता है। लेकिन ये मैं जरूर कहूँगा कि सप्ताह में एएनएम आती है, ये सब तो मेरे सर हमने बात किया आवास की और स्वास्थ्य की, अब हम बात करेंगे सर रोजगार की। तो आपके पंचायत में कितने लोगों को या युवाओं को रोजगार मिल पाया है? देखिए, अगर आप ग्राम पंचायत लेवल पर बात करेंगे तो आपको भी पता है कि मुखिया कोई रोजगार दे नहीं सकता। ज़्यादा से ज़्यादा जब 7 निश्चय में कुछ काम होते हैं तो मजदूर लोग उसमें काम करते हैं, और मनरेगा के तहत अगर कोई काम होता है जो कि मेरे यहाँ बहुत कम हुआ है तो उसमें मानव श्रम के रूप में वो लोग काम देते हैं, बदले में उनके अकाउंट में पैसा जाता है। तो और जहाँ तक नौकरी चाकरी की बात है तो सरकारी स्तर पर होता है, तो उसकी व्यवस्था और उसका जो हाल है आपसे छुपा थोड़े है कि जो बेरोजगार युवाओं की कमी नहीं है, भीड़ लगी हुई है, बहाली वगैरह कम है, और पंचायत स्तर पर ऐसा कोई नियोजन नहीं है। ऐसे 3-4 शिक्षक का नियोजन होना था, वो भी नहीं हो पाया मेरे कार्यकाल में, क्योंकि 2 साल से मैं देख रहा हूँ कि रोज कुछ न कुछ गाइडलाइन कभी कभी बदलते हैं, कभी कोर्ट का आदेश कुछ होता है, कभी सरकार का आदेश कुछ होता है, तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं। सर अगर जो कुल मिलाकर देखा जाए आपके पंचायत में बीते 5 साल में कौन कौन सी ऐसी योजना रही जो आपके द्वारा हुआ और सफल काम हुआ है उसमें? देखिए, जब चुनाव में जीत के आया था तो इंडिविजुअल मुखिया के द्वारा भी काम होता था, चाहे 5वीं वित्त आयोग हो चाहे 14वीं वित्त आयोग हो। सरकार का एक गाइडलाइन आया कि वार्ड क्रियान्वयन समिति बनेगी और सभी वार्ड और एक सचिव का चयन होगा, उसके माध्यम से काम होगा। तो मुझे बड़ी खुशी है कि जब हमको जो टीम मिली, जो वार्ड सदस्य मिले, वार्ड सदस्य के जो सचिव मिले, या यूँ कह लीजिए कि वार्ड क्रियान्वयन समिति के जो लोग आए वो सब ठीक ठाक ही रहे। सभी ने अपने अपने वार्ड में अच्छा काम किया, नली का, गली का और नल जल का काम वगैरह वगैरह पीएचडी के द्वारा हो। लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ पीएचडी के काम से, क्योंकि काफ़ी लेट हुआ, और मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 3 साल अभी तक हमको नहीं लगता है एक भी पीएचडी के द्वारा मैंने सुचारू रूप से हम कह सकें कि चल हो गया। मैंने हमें संतोषजनक काम इसकी शिकायत कभी आपने? इसकी शिकायत मैंने लिखित शिकायत यहाँ के जो सबसे पहले जेई को कि यहाँ गड़बड़ हो रहा है, उसके बाद पीएचडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, इस सबको मैंने किया है। तो वो बताते थे टेलीफोनिक, लिखित रूप से तो नहीं कि भाई हमारे पास हैंड्स की कमी है, एक ही इंजीनियर को कई प्रखंड देखना पड़ता है, तो ये सब परेशानी है। तो मेरे पास है, हम भी अपने सरकार को इस बात से अवगत कराते हैं कि भाई हम क्या करें। तो इस तरह से रोना रोया गया, तो भीड़ चाल है। लेकिन इधर कुछ दिनों से देखने नई सरकार के गठन के बाद तो देखा जा रहा है कि कुछ प्रगति है, लगता है कि ऊपर से कुछ आदेश ऐसा दिया जा रहा है। सर ये जो सरकार की अभी नई योजना आई है नल जल योजना, अब इसका हर घर हरियाली योजना भी आने वाली है, तो आपको क्या लगता है नल जल योजना का आपके पंचायत में कितना % काम हुआ होगा? क्या बोला जाए, संतोषजनक तो नहीं है सर, लेकिन अभी तक 3 साल हो गए पीएचडी के द्वारा जो काम शुरू हुआ। लगभग 17 जगह मेरे पंचायत में 15 वार्ड है, जिसमें एक वार्ड क्रियान्वयन समिति के द्वारा जो चालू है 8वें वार्ड में। बाद बाकी जो पीएचडी के द्वारा होता है तो वो पता नहीं कोई कंपनी लेती है, कंपनी को मिलता है, कंपनी के लोगों के द्वारा भी